नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दीपक आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पेशल पर्पस बुक्स, जो कि 11th क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लस जो अकाउंटेंट लोग हैं उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो काम करते हैं रोज़मर्रा में, जिसका उनको लॉजिक नहीं पता। लाइक जब एक अकाउंटेंट एंट्रीज मारता है टैली में या किसी भी ईआरपी सॉफ्टवेयर में, तो वो देखता है कि भाई पेमेंट वाउचर अलग बनता है, परचेज वाउचर अलग बनता है, सेल वाउचर अलग बनता है। ऐसे ही एक कैटेगरी है जेवी, जर्नल वाउचर। जबकि पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा कि एज पर अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट देयर ऑफ। तो बेसिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा या समझा कि जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है वो बेसिकली आप यूँ कह लीजिए जर्नल एंट्री में पूरा होता है। हमने ये बात उस समय समझ ली, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन यानी लेजर बन जाते हैं। एक जैसी ट्रांजैक्शन, कैश की ट्रांजैक्शन एक जगह, बैंक की एक जगह, राम का अगर अकाउंट है तो राम की एक जगह, ऐसे करके हमने लेजर पोस्टिंग समझी। एंड देन समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस बना लिया। बट अब अगर हम बात करें किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें एक ही टाइप की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लाइक सेल है तो सेल ही एक दिन में हज़ारों ट्रांजैक्शन है, परचेज एक दिन में हज़ारों ट्रांजैक्शन है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक ही दिन में बहुत सारी हैं। तो उस केस में काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जिसमें आप यूँ समझ लीजिए डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट होते हैं। लाइक आप यूँ कहिए कि एक सिर्फ सेल की एंट्री करेगा बंदा, तो वो कौन सी सेल की करेगा? जो सेल आपकी कैश के अलावा होगी, क्योंकि कैश वाली ट्रांजैक्शन कौन करेगा? जो कैश मेंटेन कर रहा है, कैश बुक मेंटेन कर रहा है, ठीक है जी। परचेज वाला व्यक्ति सिर्फ परचेज की एंट्री करेगा, लेकिन वो वाली परचेज जो उधार में हो रही है, जो छुटपुट परचेज हो रही है कैश में, वो कैश वाला देखेगा। तो यानी एक व्यक्ति जो सिर्फ कैश या बैंक से लेन देन होगा उस व्यक्ति उन सारी ट्रांजेक्शन को देखेगा। एंड दूसरी तरफ अलग व्यक्ति परचेज देखेगा, अलग व्यक्ति सेल देखेगा। परचेज रिटर्न वाला परचेज वाला ही परचेज रिटर्न देख सकता है, सेल वाला ही सेल रिटर्न देख सकता है, बट अलग अलग बुक्स बनाता है वो, ठीक है जी। और जो बची हुई कुछ ही ट्रांजेक्शन्स है जिनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में जेवी का नाम देते हैं, तो वो जर्नल वाउचर बोला जाता है। जो ट्रांजेक्शन्स इन बुक्स में नहीं आती, स्पेसिफिक बुक्स में नहीं आती, वो उनके लिए हम अकाउंटेंट लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो जेवी यूज़ करते हैं, जर्नल वाउचर, ठीक है जी। तो इस तरीके से जब इनको कैटेगराइज कर दिया गया, लाइक अभी हम बात दोबारा से प्राइमरी बुक्स पे आ गए हैं। लाइक हमने प्राइमरी बुक्स पढ़ी, सेकेंडरी पढ़ी, समराइजिंग तक देख लिया, ट्रायल बैलेंस तक। बट अब प्राइमरी बुक्स को अब हम बड़े बिजनेस के संदर्भ में पढ़ रहे हैं कि एक बड़े बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी बुक्स को फिर से फर्दर कैटेगराइज किया जा सकता है। तो आज ऑल्दो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कैश बुक, ठीक है जी। मतलब कैश बुक के अलावा जो और बुक्स बनती हैं, वो सारी बाकी बुक्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, कैश बुक के अलावा वाली बुक्स एक नॉर्मल रिकॉर्ड है, जिसमें सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान रखना है कि अगर परचेज बुक की बात करें तो किससे परचेज हुई, क्योंकि क्रेडिट वाली परचेज सिर्फ उसमें जाएगी। सेल बुक की बात करें तो किसको सेल हुई, सिर्फ क्रेडिट वाली सेल जाएगी, क्योंकि कैश वाली तो कैश बुक वाला हैंडल करेगा। तो ऐसे में उनका एक सिंपल फॉर्मेट है, तो उनको पढ़ने वाली भी कोई ऐसी बात नहीं है। आप बुक्स में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट लोग जो है उनका एक वाउचर होता है, बस थोड़ा सा वाउचर का फॉर्मेट अलग होता है। लाइक टैली की अगर बात करें तो सप्लायर या बायर का नेम ऊपर आ जाता है और नीचे आइटम की डिटेल या जैसे भी परचेज वाउचर है वो आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये वाली बुक्स ना डिस्कस करते हुए आज की क्लास में सिर्फ कैश बुक डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। लाइक स्पेशल पर्पस जो बुक्स हैं वो कितने टाइप की हो सकती है। तो जो जो मैंने अभी नाम लिए हैं वो सारे ही टाइप है। लाइक कैश बुक, बिजनेस में जो मोटे मोटे काम हैं हम ये समझ लें कि वही बुक्स हैं। सेल बुक, सेल्स रिटर्न बुक,
परचेज बुक, ऐसे ही परचेज रिटर्न बुक, उसके बाद जो बच गया वो आ गया अपना जर्नल, जिसको यहाँ पे बड़े बिजनेस के केस में जर्नल प्रॉपर बोल दिया गया। हम जो एंट्रीज करते हैं जर्नल में वो बोली जाती है जेवी, जेवी, ठीक है जी, जर्नल वाउचर, ठीक है जी। तो बेसिकली ये टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस बुक्स हैं, यानी दीज आर प्राइमरी बुक्स, ठीक है जी। तो अब कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति सिर्फ कैश बुक को देखेगा, एक सिर्फ सेल को देखेगा, लेकिन इसमें सेल कौन सी आएगी? क्रेडिट सेल। क्यों? कैश सेल कहाँ चली जाएगी? कैश बुक वाले के पास। सेल रिटर्न इसी के पास आएगी, क्योंकि क्रेडिट सेल वाला जो वापस अगर कुछ माल आया है तो वो सेल बुक वाला ही देखेगा। परचेज में, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज, ठीक है जी। ऐसे ही अगर हमने परचेज वाला माल कुछ वापस दिया है तो वो परचेज रिटर्न बुक में आ जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं जर्नल प्रॉपर। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जर्नल प्रॉपर क्या है अपने आप में, कि जो बची कुची एंट्रीज हैं, तो जो हमने जर्नल एंट्री सीखी है वही हैं, वो इसमें जर्नल के फॉर्मेट में, जैसे ऊपर डेबिट लिखा जाएगा, नीचे क्रेडिट लिखा जाएगा। डेबिट जैसे कि मान लीजिए आपने खर्चा बुक करना है, रेंट का एक्सपेंस बुक करना है, पेमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ रेंट का एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, तो आप क्या एंट्री करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा है तो खर्चा डेबिट होता है। टू जो वेंडर है हमारा, कि रामलाल को अगर रेंट पे करना है तो टू रामलाल, ठीक है जी, तो वो जेवी है, ठीक है। अगर कैश में रेंट पे कर रहे होते तो वो कैश बुक का मैटर बन जाता है, यानी वो फिर कैश बुक वाला व्यक्ति देखता, वो जेवी में ना जाता, तो वो पेमेंट वाउचर में आएगा। तो कैश बुक में दो टाइप के वाउचर हो गए, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, ठीक है जी। तो अब फर्दर अगर हम बात करें कि कैश बुक जो है हमारी, वो फर्दर बांटी जा सकती है टाइप्स में। इसके कुछ टाइप्स बनाए गए हैं कि पहला टाइप सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा टाइप डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है जी, तीसरा टाइप पैटी कैश बुक। अब टाइप तो मैं क्या बताऊं, और भी होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बट उसका लॉजिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको आज हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, और वो कुछ है भी नहीं, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि उसका रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है नहीं लाइफ में, ठीक है। तो डबल कॉलम भी क्या है, आप ये समझ लीजिए जो आज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो वाला टॉपिक मेरे जीवन में अकाउंट्स की क्लास का पहला टॉपिक हुआ करता था, यानी जो अब तक आपने पीछे मैंने जो आपको क्लासेस दी वो वाली क्लासेस मेरी मिस हो गई थी, क्योंकि मैंने लेट एडमिशन लिया था, और सौभाग्य से मैं कैश बुक की क्लास में ही अकाउंट्स में पहली बार एंटर हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैं एंटर हुआ, विद इन 20 to 30 मिनट्स मैंने ये डिसाइड कर लिया कि इस सब्जेक्ट में मैं बहुत ही इंटेलिजेंट होने वाला हूँ, क्योंकि इसने मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया कि इतना इजी सब्जेक्ट जिसमें टीचर बार बार एक ही काम कर रहा है और एक ही बात को रिपीट कर रहा है, तो इतना इजी सब्जेक्ट भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आप यूँ समझ लीजिए इससे ज़्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता, कोई ना तो कोई सब्जेक्ट और ना ही कोई टॉपिक, ठीक है। तो देखिए कैसे इजी है ये, मैं ऐसे ही तो बखान नहीं कर रहा, मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूँ कि ये इजी है। तो देखिए कैश बुक, अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें तो पिछली क्लासेज में मैंने आपको लेजर वाला टॉपिक करवाया था, तो लेजर वाले टॉपिक में हमने कैश अकाउंट बनाना सीखा था, ठीक है जी। तो अब मैं बोलूँगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक तो हो गई आपकी, कि जो कैश अकाउंट है वही सिंगल कॉलम कैश बुक है, यानी कैश की ट्रांजैक्शंस कैश अकाउंट कह लीजिए या कैश बुक में आती है, ठीक है जी। हाँ, फ़र्क क्या है कि यहाँ मैंने आपको सिखाया था कि पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे, लाइक अगर आपने कैश दिया
परचेज के लिए, तो आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी, क्योंकि आपने परचेज के लिए कैश दिया। तो यहाँ पे अब आपको जर्नल एंट्री ना पास करके सीधा परचेज के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी परचेज डेबिट होता है तो डेबिट साइड में आप लिख देंगे, परचेज के अकाउंट में मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ आप डेबिट साइड में लिख देंगे टू कैश, और कैश के अकाउंट में जो मैं अभी रूल डिस्कस करने जा रहा हूँ उस रूल के हिसाब से क्रेडिट आप कर देंगे जैसे आपने यहाँ किया था, ठीक है जी, उस दिन जो हमने किया था। तो ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अभी मैं एक कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन करूँगा जिसमें ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट कहने का मतलब ये है कि सिंगल कॉलम कैश बुक कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल है, ठीक है जी। तो आप समझिए ये है फॉर्मेट, कैश बुक का जो फॉर्मेट है, सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं इसे। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में आप ये देखिए, आपका ये है कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी एक चैप्टर पढ़ा था, तो ये है रियल अकाउंट। और मैंने अभी अभी बोला कि कैश बुक यानी कैश अकाउंट आप इसको ट्रीट करें, तो ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है जी। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि ये अगर लेजर की हम बात करें कि ये कैश बुक यानी कैश लेजर ही है, तो लेफ्ट साइड इसकी डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग यानी इस वाले पोर्शन में क्या आने वाला है, इस वाले पोर्शन में ये यहाँ तक, ठीक है जी, इस वाले पोर्शन में हमारा क्या आएगा, आएगा रिसीट्स, ठीक है जी, कि जब भी पैसा आएगा तो वो डेबिट होगा। और इस वाले कॉलम में क्या आएगा, जो क्रेडिट साइड वाला कॉलम है, यहां पर आएंगी हमारी पेमेंट्स, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड रिसीट, जो कि हमने ये रूल भी अभी अभी देखा है कि डेबिट होगा जब जब पैसा आएगा, कैश एक रियल अकाउंट है इस नाते, और जब जब पैसा जाएगा क्रेडिट होगा। अच्छा, अब हमने पिछली क्लास में भी ये बात पढ़ी समझी, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश का नाम उसमें कभी नहीं आएगा, यानी वाइस वर्सा, जो अपोजिशन पार्टी है, अगर रेंट के लिए कैश गया है तो रेंट का नाम आएगा। अच्छा, कैश गया है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है जी, गया है तो इधर आ जाएगा। और अगर हमें सेल से पैसा आया है तो वो डेबिट आ जाएगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सिंपल कैश बुक को इंडिविजुअली मैं डिस्कस करने के मूड में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इसमें सेम वही बात है जो हमने लास्ट क्लास में रिपीट करी। तो यानी हमें एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन जिसमें कि आपको सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ साथ डबल कॉलम का फंडा समझ में आ जाए, तो वो फंडा समझाने के लिए मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं अब आपको अगले स्टेप पे लेकर जा रहा हूँ, जिसमें आप यूँ समझिए कि सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट, जैसे कि कैश अकाउंट में ये कॉलम बनते हैं, सेम बैंक अकाउंट में भी ये कॉलम बनते हैं, तो आप ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए दो अकाउंट्स को मर्ज कर दिया गया, कैश वाले को और बैंक वाले को, तो उसको बोल दिया गया डबल कॉलम कैश बुक। तो जिसमें हम ये देख सकते हैं कि डेट वाला कॉलम, पर्टिकुलर वाला कॉलम, जेएफ का मतलब हमने समझा था कि जर्नल फोलियो, ठीक है जी। तो यहाँ जेएफ ना लिख के क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए लेजर फोलियो, तो एलएफ लिखना था यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि मैंने उसको ऐसे कैसे कॉपी कर दिया था, तो हम जब जर्नल बना रहे थे और लेजर बना रहे थे तो उस केस में यहाँ जर्नल फोलियो आ रहा था। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि डबल कॉलम कैश बुक अपने आप में एक प्राइमरी बुक है, तो प्राइमरी बुक है तो जर्नल वाली ट्रांजेक्शन तो वो होंगी जो इसके अलावा होंगी, तो कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ आ जाएगी। इनका वाइस वर्सा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा,
जो उस लेजर का जिसकी वजह से कैश या बैंक हिला है उसमें जो इम्पैक्ट जाना है, तो लेजर फोलियो यानी उस लेजर का पेज नंबर। ऑल दो आज की डेट में प्रैक्टिकली इनका कोई रोल नहीं है, बट फिर भी थियोरेटिकली भी लॉजिकली भी हमें इन चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। तो इसलिए गलती हम ऐसे ना करें, समझदारी से काम ले, तो आप इसको लिख लेंगे लेजर फोलियो। ठीक है जी। उसके अलावा क्या काम किया है कि ये इधर बैंक का कॉलम है, ठीक है जी, बैंक और कैश का कॉलम है, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हैं सिर्फ कॉलम बचाने के लिए हमने ऐसा किया है कि पर्टिकुलर वाला कॉलम एक ही बना है, बाकी कैश और बैंक को दो लेजर्स को मर्ज कर दिया गया। तो आप वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप समझ लीजिए कैश की ट्रांजेक्शन कैश कॉलम में आएगी और बैंक की बैंक में आएगी। तो अब आप देखिए पहली ट्रांजेक्शन है कैश इन हैंड यानी ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हमने फंडा समझा था कि अगर असेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। और ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टू बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का है 25,000 और बैंक का है 60,000, ठीक है जी। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कर ली। अब इसमें यहाँ हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं डेट की बजाय, क्योंकि डेट से कई बार कन्फ्यूजन होती है, लेकिन सीरियल नंबर से वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अगली ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। तो अब कैश में परचेज किया है, तो कैश गया के आया, गया, तो गया तो क्रेडिट, बिल्कुल सिंपल फंडा। क्या मैं इधर बाय कैश लिख दूं, नहीं, कैश गया है किसकी वजह से, परचेज की वजह से, तो परचेज हम लिखेंगे यहाँ पे और 6,000 इधर लिख देंगे, ठीक है जी। ट्रांजेक्शन नंबर 2 यानी डेट भी आप मान सकते हैं इसको 2 अप्रैल, ठीक है। तीसरी ट्रांजेक्शन हमारी क्या है, तीसरी हमारी ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब देखिए इसमें बैंक और कैश ही आपस में स्वैप हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा का ऑप्शन टैली सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिकली वाइट कलर की स्क्रीन में आपको देखने को मिलता है कि आप जब कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आप यहाँ पर इस बात को समझें कि कॉन्ट्रा एंट्री यानी आपस में जब ये स्वाइप हो रहे हैं, प्राइमरी बुक में हो रहे हैं, तो क्या लेजर में इनका इम्पैक्ट जाएगा, नहीं जाएगा। तो बस ये ध्यान देना है, कैश गया है और बैंक में पैसा आया है। अब आप समझिए कैश के लिए तो रूल मैंने बता दिया कि डेबिट तो आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। कोइंसिडेंटली असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक का भी सेम रूल है, ठीक है जी। लेकिन अगर टेक्निकलिटी पे गए तो बैंक के केस में रिसीवर, अगर बैंक में पैसा आया तो वो रिसीवर है तो डेबिट, और बैंक से पैसा गया तो वो क्रेडिट। तो आप एक ही रूल पे चलें कि आया तो डेबिट यानी चाहे वो कैश में आए चाहे बैंक में, और गया तो क्रेडिट, ठीक है जी। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है जी। तो अब बैंक में पैसा आया टू कैश। अब आप यहाँ बोलेंगे कि अभी अभी आप बोल रहे थे कि कैश बुक में कैश का नाम नहीं आना चाहिए, सिंगल कॉलम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन अब यहाँ बैंक वाले कॉलम के संदर्भ में कैश का नाम आया है और इसको बोल दिया जाएगा, यहाँ लेजर फोलियो की जगह क्या आएगा, कॉन्ट्रा, C से डिनोट करेंगे कॉन्ट्रा को। ये थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। और इसका एट द सेम टाइम इफेक्ट जाएगा दूसरी तरफ भी कि कैश गया यानी कैश क्रेडिट हो रहा है 5,000। तो अब कैश वाले कॉलम में अमाउंट आई है तो बाय बैंक। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस कॉलम में अमाउंट है यानी बैंक वाले कॉलम में अमाउंट है तो कैश का नाम आ रहा है, कैश वाले कॉलम में अमाउंट है तो बैंक का नाम आ रहा है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है कि रिसीव्ड PDC ऑफ ₹7,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारी रह गई है कैश सेल ₹10,000। तो कैश सेल हुई है तो कैश आया। अब देखिए कैश की सेल है तो कैश बुक में ही आएगी, सेल बुक में नहीं जाएगी। तो अब आप यहाँ ध्यान दें, कैश सेल है तो कैश आया 10,000 डेबिट, किसकी वजह से आया, टू सेल्स, ट्रांजेक्शन नंबर 4।
ठीक है जी। अगली ट्रांजेक्शन रिसीव्ड पीडीसी 7000, तो यानी पीडीसी की फुल फॉर्म होती है पोस्ट डेटेड चेक। आज हमारी किसी पार्टी ने माल परचेज किया होगा, हमें उस पर ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं है, यानी हम उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, तो एक सेफ्टी के तौर पे, यानी आप सिक्योरिटी के तौर पे आप बोलते हैं कि सर ऐसा करिए, आप चाहे फ्यूचर डेट का ही चेक दे दीजिए, अभी आपके खाते में पैसे नहीं है, जिस दिन आपके पास पैसे आ जाएंगे उस डेट का आप चेक दे दीजिए, हम उसी दिन जमा कराएंगे। तो आज उसने चेक दिया है, तो आप याद कीजिए, लास्ट क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं कि अगर चेक आया और आते ही जमा हो गया तो हम इमीडिएटली बैंक को डेबिट कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन चेक आया और ड्रॉर में रखा गया, तो हमने कहा था कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक एंट्री मार देनी चाहिए। तो अब ये ट्रांजैक्शन कहाँ चली जाएगी, जेवी में, तो एक जेवी पास कर दिया जाएगा, जर्नल एंट्री पास कर दी जाएगी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ये एक असेट बना ली हमने, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हमारा बायर, ठीक है जी, पार्टी का नाम आ जाता है। तो अब अगर डायरेक्टली पैसा आता पार्टी से, तो यहां पार्टी का नाम आता, इमीडिएटली पैसा जमा हो जाता 7000, तो बैंक में हम लिख देते। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अभी पीडीसी है, पोस्ट डेटेड है, फ्यूचर डेट का है, तो इसलिए वो अभी आज के दिन, यानी मैं डेट वाइज भी इसको बताना चाह रहा हूँ, 5 तारीख को पीडीसी आया है, तो 5 तारीख को वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो कब होगा, यानी 6 तारीख को ऑन डेट ऑफ पीडीसी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी अब बैंक को डेबिट करना बनता है। तो वो कैसे डेबिट होगा, 7000 से टू चेक इन हैंड, कि चेक इन हैंड की नाम की एक असेट जो हमने क्रिएट कर ली थी, ठीक है जी, जिसको हम असेट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो जल्दी समझ में आ जाता है। तो चेक इन हैंड जो हमने डेबिट कर लिया था, असेट क्रिएट कर ली थी, अब वो असेट कन्वर्ट हो गई है बैंक बैलेंस में, हमने मान लिया कि आज ये चेक क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है जी। तो बाउंस अगर होगा तो उसकी एंट्री भी हमने लास्ट क्लास में देख ही ली थी, ठीक है जी। उसके बाद 7th, अगर बाउंस की एंट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो लास्ट पूरी क्लास देखने की बजाय आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं कि सर ये बाउंस की एंट्री को इलेबोरेट करें, तो मैं इलेबोरेट उसमें कर दूंगा आपको, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं 7th ट्रांजेक्शन, यानी आज की क्लास की लास्ट ट्रांजेक्शन है, ठीक है जी। पेड सैलरीज थ्रू चेक ₹12,000, यानी हमने सैलरी पे करी है। तो अब 7th अप्रैल ही समझ लेते हैं इसको, 7th अप्रैल को हमारी ट्रांजेक्शन होगी बाय सैलरी, बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि हमने बैंक से पे करी है, ठीक है जी। तो बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट। तो अब आप यहां समझ गए, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। ये बात बार बार जब मेरी पहली क्लास थी अकाउंट्स की, टीचर बार बार रिपीट कर रहा था और मैं सुनने के बाद ये बात समझ रहा था कि इतनी इजी सी बात है, मेरे तो समझ में आ गई है, क्या बच्चों को समझ में नहीं आई, या टीचर को इतना डाउट है कि ये बच्चे सारे नालायक हैं कि बार बार बताई जा रही है। लेकिन टीचर को डाउट भी नहीं था, बच्चों को समझ में भी आ गई थी। बात ये होती है कि अकाउंट्स की खासियत है, आप जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स पे रिहर्सल कर लेंगे, यानी जितना ज़्यादा उसको रिपीट कर करके प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छी आपकी कमांड बनेगी अकाउंट्स में। तो आप इन ट्रांजेक्शन्स को, जितने भी बुक में क्वेश्चन है सारे रिपीट करें, तभी आप समझिएगा कि आपको पूरी तरह पकड़ आ गई है। अदरवाइज कमी रह सकती है, तो उस कमी को ना छोड़ें, ठीक है जी। तो अब हम अपनी इस कैश बुक को क्लोज कर लेते हैं, यानी क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे, जो मान लीजिए मंथ एंड कह लीजिए, तो मंथ एंड पे ही क्लोज करेंगे, तो हम यहाँ 31 तारीख लिख देते हैं। अगर अप्रैल की बात करें तो 30 अप्रैल लिख देते हैं। और बाय बैलेंस CD, जैसे कि मैंने बताया था कि कैश का बैलेंस CD इधर ही आएगा, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो बैलेंस CD लिखने से पहले हम ये एहसास करें कि ज़्यादा कौन सी साइड है, तो ज़्यादा डेबिट ही होगी कैश वाले केस में। तो 25,000 ओपनिंग था, 10,000 की सेल करी थी, तो टोटल बैलेंस कितना हो गया था, 35,000, ठीक है जी। और इसका टोटल कितना बन रहा है, सिर्फ 11,000, तो बैलेंस कितना बचा, 24,000, ठीक है जी। ऐसे ही
कैश बैंक का बैलेंस भी यहाँ पॉजिटिव ही दिख रहा है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा है। 60,000 ओपनिंग था, प्लस 5,000 65,000 प्लस 7,000 72,000 आपका इधर टोटल है। तो क्रेडिट साइड पे कितना है, सिर्फ और सिर्फ आपका 12,000, तो क्लोजिंग भी 60,000 ही आ गया। ठीक है जी। तो ऐसे में आप देखेंगे टोटल ऑब्वियसली हमने सेम करना है 35,000 एंड 72,000। तो दो लेजर्स को मर्ज करके, कैश और बैंक को मर्ज करके डबल कॉलम कैश बुक बना दी गई। ठीक है जी। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। स्पेशल पर्पस बुक्स क्या आप फॉर्मेट देख लें अपनी बुक्स में, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बस ये याद रखना है कि उनमें सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन्स आती हैं, और बची कुची जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है कैश, बैंक, परचेज, सेल, इनको छोड़ के जो ट्रांजेक्शन बची, रेंट ड्यू की एंट्री, सैलरीज ड्यू की एंट्री, कोई भी ऐसी एंट्री जिनमें इन वाले खातों को छोड़ के इन्वॉल्वमेंट हो, वो सारी जाएंगी अब जर्नल में। ठीक है जी। तो प्राइमरी एंट्री को ही हमने इतने पार्ट्स में बांट लिया। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप इसको सब्सक्राइब कर लें अगर फ्यूचर में भी आपने ऐसी ही चीज़ें सीखनी है। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद CA दीपक। आगे मैं एक एक करके 11th क्लास का पूरा सिलेबस करूँगा, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का, जिससे कि एक बच्चा अगर पूरी तरह एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ सीखना चाहे तो उसको लॉजिकली वे में 1 by 1 मिल जाएगा सारा मैटर। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपरली आप देख सकते हैं 11th क्लास की क्लासेस सीरियली नंबर्ड मैंने करके रखी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।